हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह और मैं अपने YouTube चैनल जीनियस रेज कोचिंग में आप सबका अभिनंदन करता हूं। कक्षा 12 में केमिस्ट्री में अध्याय 9 उपसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में IUPAC नामकरण मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। इस बात की 100% गारंटी लेता हूं, यदि आपने पूरी क्लास अटेंड की तो आपसे IUPAC नामकरण 100% बनने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हम उपसंयोजी यौगिकों के बारे में पहले देखते हैं कि ये होते क्या हैं। उपसंयोजी यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं इनको, ये क्या होते हैं? ये एक विशेष प्रकार के योगशील यौगिक होते हैं और ऐसे यौगिक या ऐसे योगशील यौगिक जिनको यदि हम जल में घोलें तो पूर्ण रूप से इनका वियोजन या आयनन नहीं होता, अर्थात इनका आयनन या वियोजन आंशिक रूप से होता है, पार्शियली आयोनाइज होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जैसे K4FeCN6 ये यौगिक है उपसंयोजी यौगिक। इसमें दो पार्ट हैं, आपको दिख रहे हैं, एक बड़े कोष्ठक के बाहर है और एक बड़े कोष्ठक के अंदर। जो बड़े कोष्ठक के बाहर होता है ये आयनिक भाग कहलाता है, आयनिक पार्ट कहलाता है, और जो बड़े कोष्ठक के अंदर होता है इसको कॉम्प्लेक्स आयन या संकुल आयन कहते हैं। मतलब दो हो गए, एक आयनिक भाग बाहर का हो गया, ये संकुल आयन हो गया जो बड़े कोष्ठक के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से दो भागों से मिलकर बने होते हैं यौगिक। ये आयनिक भाग एक बाहर होता है और एक संकुल आयन दूसरा पार्ट होता है। यहाँ पर इसको उपसंयोजी मंडल भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ जैसे ही बड़ा कोष्ठक शुरू होता है तो यहाँ पर ये जो है Fe यहाँ लिखा हुआ है, ये केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। ये हमेशा डी ब्लॉक का तत्व होता है, अर्थात संक्रमण तत्व होता है। इसके साथ फिर जो अलग से चीजें होती हैं जो छोटे कोष्ठक में लिखी हुई हैं, ये लिगेंड कहलाते हैं। अब ये लिगेंड क्या होता है? ऐसा परमाणु अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उनके साथ उपसंयोजक बंध द्वारा जोड़ने में समर्थ होते हैं, ऐसे अणु परमाणु या आयन को लिगेंड कहा जाता है। लिगेंड धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन तीनों प्रकार के होते हैं। यहां पर ये लिगेंड की सूची बनी हुई है। जैसे ऋणावेशित लिगेंड इस तरह से बने हुए हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं की संख्या होती है, देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग ऋणावेशित लिगेंडों की। इसमें सबसे जरूरी होता है कि ऋणावेशित लिगेंड कौन से हैं, उनमें कितना ऋणावेश है, किसमें कितना ऋणावेश है। इसमें थोड़ा सा हम तरीके से इसको समझ सकते हैं। जैसे EDTA है, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट, इसमें ऋण 4 हैं, एजाइड में ऋण 3 है, बोरेट में और फास्फेट में इसमें भी ऋण 3 है। ऋणात्मक लिगेंड के अंत में O लगाते हैं, इसलिए इनको हम सबके अंत में जैसे फास्फेटो, बोरेटो आदि लिखते हैं। तो इस तरह से 4 ऋण वाला केवल एक हो गया, 3 ऋण वाले 3 हो गए, फास्फेटो, बोरेटो और एजाइडो। इसके बाद 2 ऋण वाले जैसे सल्फाइडो, यहां पर सल्फाइडो दिया है 2 ऋण, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ऑक्सो, पराक्सो, ठीक है, यहां पर कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो। ठीक है, इस तरह से कुछ 2 ऋण वाले हैं, बाकी 1 ऋण वाले हैं। तो इस तरह से इनमें ऋणावेशों की संख्या अलग अलग हो सकती है, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर ऋणावेशित लिगेंडों की सूची दी गई है। फिर इसके बाद ये धनावेशित लिगेंड है और उदासीन लिगेंड। तो धनावेशित लिगेंड बहुत कम संख्या में है, केवल 4 संख्या में लिखा हुआ है, और उदासीन लिगेंडों की सूची बनी हुई है। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, ऋणावेशित लिगेंड और धनावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड इस तरह से होते हैं। धनावेशित लिगेंड जो होते हैं उनके नाम में हम EM लगाते हैं
और ऋणावेशित लिगेंड के अंत में हम ओ लगाते हैं, जैसे फास्फेटो, बोरेटो, कार्बोनेटो, ठीक है, इस तरह से। और उदासीन लिगेंड में जैसे एक्वा है, H2O, NH3 एमीन है, इसमें कुछ नहीं लगाते। कुछ ऐसे जिसमें इल लगाते हैं, जैसे पेरिडिनिल है, ठीक है, कार्बोनिल है, सल्फ्यूरिल है। इस तरह से ये उदासीन लिगेंडों की सूची बनी हुई है धनावेशित लिगेंडों की। अब हम चलते हैं सीधे IUPAC नामकरण में। मैंने बताया था कि ये इस तरह से संकुल यौगिक होते हैं जिनमें दो भाग होते हैं, एक बड़े कोष्ठक के बाहर, एक बड़े कोष्ठक के अंदर। बड़े कोष्ठक के अंदर दो भाग होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, दूसरा लिगेंड। केंद्रीय धातु परमाणु संक्रमण तत्व होता है, जबकि लिगेंड कोई भी परमाणु, अणु या आयन हो सकता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन योगदान करके उसके साथ बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ सकता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर उदाहरण में चलते हैं। K4 FeCN6, इसका हम IUPAC नामकरण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि हम इसे दो भागों में तोड़ लें, ठीक है, एक धन भाग, दूसरा ऋण भाग। इस तरह से दो भागों में हम इसे विभक्त कर लेते हैं। अब हम ये जानेंगे कैसे कि कौन सा धन भाग है, कौन सा ऋण भाग है। जो पहले होगा वो धन भाग होगा, जो बाद में होगा वो ऋण भाग होगा। मतलब निश्चित रूप से कोई यौगिक दो भागों से मिलकर बना होगा, एक बड़े कोष्ठक के अंदर और एक बड़े कोष्ठक के बाहर। जैसे मान लीजिए अगर दूसरा उदाहरण यहाँ पे लें हम, CuNH3 6 करके हमने कर दिया Cl3, तो इसमें भी दो पार्ट दिख रहे हैं आपको। तो कौन सा धन वाला भाग होगा, कौन सा ऋण वाला भाग होगा? ये वाला जो पहले होगा ये धन होगा, जो बाद में होगा वो ऋण होगा, ठीक है। अर्थात हम धन और ऋण कैसे पहचानेंगे? जो भाग पहले होगा वो धन, जो बाद में होगा वो ऋण। इस तरह धनायन और ऋणायन को हम पहचान करेंगे। दूसरा काम हमारा होता है कि धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर इसे देखते हैं, ये क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम पहले समूह का सदस्य है और पहले समूह के सदस्य जितने भी होते हैं उनकी आक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो यहाँ पर एक पोटेशियम की +1 होगी, तो यहाँ 4 पोटेशियम है, तो यहाँ पर हो गए 4+। धनायन कितने हो गए? 4। अब यहाँ पर जितने धनायन होंगे उतने ही इसमें ऋणायन होंगे, तो इसमें हो गए 4-। दूसरा काम हमने क्या कर लिया? धनायनों और ऋणायनों की संख्या ज्ञात कर लिए। कैसे पता कर लिए? ये पोटेशियम देखिए आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? पहले समूह का है, S1 समूह का है। इस प्रकार S1 समूह की जो आक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। तो एक पोटेशियम की +1, तो 4 पोटेशियम है, तो 4+ हो गए। जितने प्लस इसमें होंगे उतने ही माइनस दूसरे वाले भाग में होंगे। यहाँ पर देखते हैं हम, इसका धन तो हमको जानकारी नहीं हो सकती ऐसे कि कितने धन है, तो हम क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन में एक क्लोरीन की जो आक्सीकरण संख्या होती है -1 होती है। 3 क्लोरीन है तो इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -3, ठीक है। और इस तरह से तो यहाँ पे क्या हो गया? 3-। अब 3- इसका पता चल गया, तो इस संकुल में 3+ होंगे। मतलब इसके ऋण की सहायता से इसके धन की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हमारा दूसरा काम हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं नामकरण में। तो नामकरण में सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, इसके बाद हम ऋणायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहला काम होता है धनायन का नाम, दूसरा काम ऋणायन का नाम। फिर जो बड़े कोष्ठक के अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे लिगेंड है, तो लिगेंड की संख्या को हम सूचित करते हैं। जितने लिगेंड होते हैं उसकी संख्या लिखते हैं, लेकिन बाहर वाले की संख्या सूचित नहीं करते, ठीक है। बड़े कोष्ठक के बाहर जो कुछ भी होगा, बड़ा कोष्ठक मतलब संकुल, संकुल के बाहर कुछ भी होगा उसकी संख्या सूचित नहीं करेंगे। संकुल के अंदर जो होगा उसकी संख्या सूचित करेंगे। तो यहाँ पर ये पोटेशियम है, तो इसको हम लिख दिए पोटेशियम। भले ही 4 हैं तो हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे पोटेशियम। अब देखिए, अब नामकरण करने जा रहे हैं। यहां पर पहले हमने लिख लिया पोटेशियम। अब हम संकुल वाले भाग का, मतलब बड़े कोष्ठक के अंदर वाले भाग का नामकरण करने जा रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक है केंद्रीय धातु परमाणु, दूसरा है लिगेंड। तो पहले किसका नाम लिखें? पहले हम लिगेंड का नाम लिखें, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड का नाम साइनाइड है यहाँ पर, और ऋणात्मक लिगेंड है। ऋणात्मक लिगेंड के अंत में ओ लगाते हैं, अर्थात हो गया सायनो। लेकिन संख्या इसकी सूचित करना पड़ेगा, कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है, इसलिए हो गया हेक्सा सायनो
लिगेंड का नाम हो गया। अब इसके बाद किसका नाम लिखना है हमको? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के लिए हम एक नियम का ध्यान रखते हैं, यदि संकुल, संकुल मतलब बड़े कोष्ठक वाला भाग, धनावेशित है या उदासीन है, संकुल मतलब ये बड़ा कोष्ठक वाला भाग यदि धनावेशित या लिगेंड है, तब तो धनावेशित या उदासीन है, तब हम उसका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम सीधे सीधे जो होता है वही लिखते हैं। लेकिन यदि संकुल ऋणात्मक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के लैटिन नाम के अंत में एट जोड़ देते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे संकुल कैसा है? ऋणावेशित है, और ऋणावेशित है तो आयरन का लैटिन नाम फेरम होता है, उसमें एट जोड़ेंगे तो फेरेट हो जाएगा। इस तरह से हो गया फेरेट। और इसकी आक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या को छोटे कोष्ठक में लिख देते हैं। अब आक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए, इस संकुल वाले भाग से हम आक्सीकरण संख्या निकालते हैं। हम इसको मान लेते हैं x, केंद्रीय धातु परमाणु की आक्सीकरण संख्या मान लिया x, यहाँ पे किए प्लस, इसके बाद प्लस। साइनाइड में एक ऋण होता है, ठीक है, ऐसा लिगेंड है जिसमें एक ऋण होता है, तो एक साइनाइड में ऋण एक हुआ, और है कितने साइनाइड? 6, तो 6 से हम गुणा कर दिए, बराबर क्या कर दिए? बराबर हमको इसके ऊपर जितने आयन लिखे हुए हैं, कितने लिखे हुए हैं? 4, तो क्या लिख दिए? ऋण 4। तो ये x ऋण 6 बराबर ऋण 4, x बराबर ऋण 4 धन 6, x बराबर कितना हो गया? धन 2, मतलब 2 आया। अब ये 2 को हम इस तरह 2 के रूप में नहीं लिखेंगे, यहाँ रोमन गिनती के रूप में लिखेंगे। ये हो गया सेकंड, और यही हुआ इसका आईयूपीएसी नाम, क्या? पोटेशियम हेक्सासानोफेरेट सेकंड, ठीक है, इसका नाम पूरा हो गया। दूसरे में चलते हैं, इसमें भी 2 भाग दिख रहा है हमको, धन और ऋण। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? धन का, धनायन का। इसके बाद किसका लिखते हैं? ऋणायन का। तो धनायन का नाम करने जा रहे हैं, मतलब इस संकुल वाला भाग धनायन है, तो इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का। इसके बाद किसका लिखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु का। लिगेंड कितने हैं? 6, तो इसकी संख्या लिखना पड़ता है। तो क्या हो गया? हेक्सा एमीन। ये एमीन है, उदासीन लिगेंड होता है, मैंने पहले ही सूची बना दिया है ऋणावेशित, धनावेशित और उदासीन लिगेंडों की। वो सूची आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी पता कर पाएंगे कि कौन सा लिगेंड कैसा है। इस तरह हेक्सा एमीन इसका नाम हो गया। अब किसका नाम लिखना है हमको? केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के पहले एक नियम का ध्यान रखना पड़ता है, क्या? कि अगर संकुल, संकुल मतलब बड़ा कोष्ठक वाला भाग, धनावेशित है या ऋणावेशित है, तो अलग अलग नाम होंगे। क्या? यदि धनावेशित है या उदासीन है तो हम सिर्फ लिखेंगे कॉपर उसका नाम। लेकिन अगर ये ऋणावेशित होता, ये आयन ऋणावेशित होता, तो फिर हम क्यूप्रेट कर देते, वही लैटिन नाम के अंत में 8 लगाते। लेकिन यहाँ पर कंडीशन भिन्न है, यहाँ पर संकुल, यहाँ पर कैसा है? धनावेशित है, और धनावेशित इसलिए सिर्फ क्या लिखेंगे? कॉपर, हेक्साएमीन कॉपर, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हो गया। अब इसके बाद इसकी आक्सीकरण संख्या लिखेंगे। आक्सीकरण संख्या को हम छोटे कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। अब इसके बाद धनायन का नाम पूरा हो गया। अब अगला नाम किसका आता है? ऋणायन का। तो ऋणायन का नाम लिखेंगे। यहाँ पर क्लोराइड है, क्लोराइड है, लेकिन क्लोराइड की संख्या यहाँ पर 3 है। हमने पहले ही बताया है कि बड़े कोष्ठक के बाहर कुछ भी है उसकी संख्या सूचित नहीं करते, मतलब हम ट्राई क्लोराइड नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? सिर्फ क्लोराइड। और इसकी आक्सीकरण संख्या को हम छोटे कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। यहां पर देखिए, इसका हमने लिख लिया, आक्सीकरण संख्या मान लिए XNH3 उदासीन होता है, उदासीन लिगेंड है तो कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का। लेकिन फिर भी अगर चाहें तो अपने समझने के लिए 0 करके इंटू 6 करेंगे, आएगा 0 ही, इक्वल टू करेंगे इस संकुल के ऊपर जो लिखा है। क्या लिखा है? 3 प्लस, क्या लिख दिए यहाँ पर? +3, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया? ये तो 0 ही हो गया। इस तरह आ गया क्या? +3, और +3 आ गया तो इसको हम रोमन गिनती में ऐसे थर्ड लिख देते हैं। ये हो गया दूसरे संकुल का नामकरण, ठीक है। इसके बाद कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। यदि हमारे पास कुछ एक से ज्यादा लिगेंड हो तब क्या करेंगे?
देखिए ये उदाहरण अपने पास है। इस शंकुल को भी क्या करेंगे, हम दो भागों में पहले तोड़ लेंगे। ये पहला वाला भाग हो गया धन, दूसरा वाला भाग हो गया ऋण, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है जो भाग पहले होगा वो धन, जो बाद में होगा वो ऋण। तो ये धन हो गया अभी ऋण। इसके बाद हमको ये पता करना है कि इसमें धन कितने हैं और इसमें ऋण कितने हैं। इस प्रकार धनायन और ऋणायन की संख्या हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, एल्यूमिनियम किस समूह का सदस्य है, तीसरे समूह का। पता है आपको बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम आवर्तसारणी के तीसरे वर्ग का समूह है, मतलब P13 समूह का है। और इसकी आक्सीकरण संख्या होती है कितनी, +3। एक एल्यूमिनियम की आक्सीकरण संख्या +3, तो दो एल्यूमिनियम की आक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +6। मतलब यहां पर कितने धन हो गए, 6 धन। तो इसमें कितने ऋण हो गए, 6 ऋण। दूसरा काम भी हमारा पूरा हो गया। पहले हमने धनायन और ऋणायन बना लिया, इसके बाद कितने धनायन है और कितने ऋणायन है ये बना लिया। अब हमको नाम लिखना है इस पूरे यौगिक का। तो मैंने पहले ही बताया था, पहले किसका नाम लिखते हैं, धनायन का, फिर किसका लिखते हैं, ऋणायन का। तो धनायन यहां पर कौन सा है, एल्यूमिनियम। तो क्या लिख दिए यहां पे, एल्यूमिनियम। लेकिन मैंने बार बार आपको बताया है कि बाहर वाले की संख्या, जो बड़े कोष्टक के बाहर होता है उसकी संख्या सूचित नहीं करते। तो यहां पर हम डाई एल्यूमिनियम नहीं लिख सकते, सिर्फ लिखेंगे एल्यूमिनियम। अब इसके नाम में चलते हैं। इसमें बहुत सारे लिगेंड हैं। अभी तो एक लिगेंड होता तो मैंने बता दिया था कि पहले लिगेंड का नाम लिख लो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख लो। लेकिन एक से ज्यादा लिगेंड हो तो उनका नाम हम अल्फाबेट क्रम में करते हैं, अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में। यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। क्लोरो, नाइट्रो, बोरेटो, 3 है, क्लोरो, नाइट्रो और बोरेटो। अब देखिए इसमें अल्फाबेट अगर देखें तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, बोरेटो का, चूंकि ए के बाद बी आता है, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर सी आएगा, इसका नाम लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर ये, मतलब सबसे पहले हम बोरेटो का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर बोरेटो, यहां पर ठीक है, यहां पर हम करें 2 1 3, यहां ये 2 कर देते हैं, या इसको 3, इतना ऐसा। देखिए तो सबसे पहले बोरेटो का नाम लिखते हैं। अब बोरेटो का नाम लिखेंगे, सिंगल है ये, तो इस तरह से क्या कर दिए, बोरेटो, इसका नाम पूरा हो गया। दूसरे नंबर पर किसका नाम लिखना है हमको, क्लोरो का। ठीक है, क्लोरो कितने हैं, 3, क्लोरो हैं 3, तो इस तरह से क्या करेंगे, 3 क्लोरो है, इसलिए क्या करेंगे, ट्राई क्लोरो। मैंने बताया था लिगेंड की संख्या सूचित करना पड़ता है, इसलिए इसकी संख्या सूचित कर दिए, क्या, ट्राई क्लोरो। इसके बाद अंतिम में क्या बचा, नाइट्रो। नाइट्रो में कितने हैं, 2, तो क्या हो गया, डाई नाइट्रो। लिगेंडो का नाम पूरा हो गया, बोरेटो का भी, क्लोरो का भी और नाइट्रो का भी, लिगेंड की संख्या सूचित करते हुए। अब बचा क्या, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, प्लेटिनम। मैंने बताया था यदि शंकुल धनायन होता या उदासीन होता तो सिर्फ लिखते प्लेटिनम, लेकिन शंकुल यहां पर ऋणायन है, इसलिए ऋणावेशी शंकुल होने के कारण हम इसके लैटिन नाम में क्या लिखते हैं, एड लगाते हैं। ठीक है, तो प्लेटिनम का प्लेटनेट होगा, इस तरह से क्या हो गया, प्लेटिनेट। देख रहे हैं हम शंकुल कैसा है, ऋणावेशित, प्लेटनेट। और इसकी आक्सीकरण संख्या हम छोटे कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। आक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। देखिए जो ये क्लोरीन है, क्लोरो, इसमें 1 ऋण पाया जाता है, नाइट्रो में भी 1 ऋण पाया जाता है, बोरेटो में 3 ऋण पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी मान लिए हम x प्लस कर लिए, कितने ऋण हो गए, 1 ऋण, 1 क्लोरीन में तो 3 ऋण में 3 क्लोरीन हो गए, मतलब ऋण 1 करके गुणे हमने 3 कर लिया, धन। नाइट्रो में 1 ऋण है, ऋण 1 करके गुणा हमने 2 कर लिया, चूंकि संख्या 2 है। बोरेट में 3 ऋण होते हैं और 1 ही है बोरेट, इसलिए हो गया धन करके ऋण 3 कर लिए, बराबर। बराबर के उस पर क्या लिखते हैं, जो शंकुल के ऊपर आवेश लिखा हो, कितना लिखा हुआ है, ऋण 6, ऋण 6 कर लिए। अब इसको देख लेते हैं, x ऋण टोटल कितने हो गए, धन करके ऋण 3, धन ऋण 2, धन ऋण 3, बराबर ऋण 6।
एक्स ऋण टोटल कितने हो गए, 3 2 5 और 3 8, ऋण 8 बराबर ऋण 6, तो एक्स बराबर कितना हो गया, ऋण 6 धन 8, पक्षांतर हुआ, एक्स बराबर कितना हो गया, धन 2। और इस तरह से ये धन 2 को हम रोमन गिनती में लिख देते हैं सेकंड। एक से ज्यादा लिगेंड यदि आ जाए तो उसका ये उदाहरण हो गया। इसके बाद अगला उदाहरण है ये उदाहरण है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले दो भागों में इसे तोड़ लेंगे। ये हो गया धन और ये हो गया ऋण। जो पहले होगा वो धन, जो बाद में होगा वो ऋण। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें फास्फेट में 3 ऋण पाए जाते हैं। ठीक है, लिगेंड की सूची में आप देख सकते हैं फास्फेट में 3 ऋण पाए जाते हैं, इसलिए क्या हो गया 3 ऋण। तो इसमें संकुल में हो जाएंगे 3 धन, बड़े कोष्ठक वाले भाग में भी हो जाएंगे 3 धन। जितने उसमें ऋण होंगे उतने इसमें धन होंगे। ठीक है, अब हम धन वाले भाग का या धनायन का नाम पहले लिखते हैं। धनायन में बहुत सारे लिगेंड दिख रहे हैं, तो यहां पर हम देख लेते हैं। ये EN होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। ये होता है सल्फेटो और ये होता है हाइड्राजीनियम। ये 3 लिगेंड दिख रहे हैं, एथिलीन डाइएमीन, सल्फेटो और हाइड्राजीनियम। यहां पर अल्फाबेट में यदि देखें तो सबसे पहले नाम किसका आएगा, ई। पहला शब्द ई आ रहा है, मतलब नंबर 1 में इसको करना पड़ेगा, नंबर 2 में इसको करना पड़ेगा, फिर नंबर 3 में इसका करना पड़ेगा। इस तरह हमने नंबरिंग कर लिया कि किस क्रम में हम इनका नाम लिखेंगे। क्रम क्या होता है, हमेशा अल्फाबेट वर्णमाला क्रम में किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से सबसे पहले एथिलीन डाइएमीन का नाम लिखेंगे। संख्या कितनी लिखी हुई है, 2। लेकिन यहां पर एक विशेष नियम लागू होता है, यदि किसी लिगेंड के नाम में ही कोई संख्या आ जाए, जैसे एथिलीन डाइएमीन, डाई शब्द आ रहा है ना, और ये डाई शब्द क्या है, एक संख्या है, तो इस तरह से उसकी संख्या सूचित करने के लिए हम दूसरे शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे अगर 2 है तो 2 को हम 20 लिखते हैं, 3 है 3 को हम ट्रिस लिखते हैं, 4 अगर संख्या है तो इसको टेट्राकिस लिखते हैं, अगर 5 संख्या है तो इसको पेंटाकिस लिखते हैं, 6 है तो हेक्साकिस लिखते हैं। इस तरह से एक विशेष नियम होता है कि यदि लिगेंड के नाम में ही कोई गिनती आ जाए तब उसकी संख्या सूचित करने के लिए हम गिनती के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्या सूचित करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एथिलीन डाइएमीन में कितनी संख्या लिखी हुई है, 2, और 2 लिखी हुई, 2 को क्या लिखेंगे, 20। यहाँ पर हमने लिख दिया 20। और अगर ऐसा 20 ट्रिस टेट्राकिस याद लिखते हैं तो जो उसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं उसको छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर छोटा कोष्ठक शुरू कर लेते हैं और लिख देते हैं एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन इसका नाम हो गया। 20 क्या लिख दिए, 20 2 के लिए लिख दिए। अब इसके बाद दूसरा नंबर में किसकी संख्या लिखना है, हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीनियम एक धनात्मक लिगेंड होता है और इसमें कितनी संख्या लिखी हुई है, 3, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ट्राई हाइड्राजीनियम। संख्या चूंकि 3 है और लिगेंड की संख्या हम सूचित करेंगे तो क्या हो गया, ट्राई हाइड्राजीनियम। इसके बाद लिखेंगे सल्फेटो, चूंकि एक ही है तो इस तरह लिखेंगे सल्फेटो, ऋणात्मक लिगेंड है सल्फेटो। और अंत में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। बार बार मैं ये चीज बता रहा हूं आपको, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय जरूर गलती की संभावना रहती है। इसलिए अगर संकुल धनात्मक है, संकुल मतलब बड़ा कोष्ठक वाला भाग धनात्मक है या उदासीन है, तो हम केवल लिखेंगे आयरन। यह संकुल ऋणात्मक होता तो लिखते फेरेट।
इस तरह से हम यहां पर देख लेते हैं संकुल कैसा है, धनात्मक है या धनावेशित है, इसलिए हम सिर्फ लिखेंगे यहां पर आयरन और इसकी आक्षीकरण संख्या को हम छोटे कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और बाद में लिखते हैं। अब धनायन का नाम पूरा हो गया, लिगेंड का भी और केंद्रीय धातु परमाणु का भी। अब किसका नाम लिखेंगे हम, ऋणात्मक भाग का नाम लिखेंगे। ऋणात्मक भाग में क्या लिखा हुआ है, फास्फेट। लेकिन यदि इसको अंदर कर देते, ये लिगेंड होता तो उसका नाम होता फास्फेटो, लेकिन बाहर है तो लिगेंड नहीं है, और बाहर है तो लिगेंड नहीं तो सिर्फ कहेंगे फास्फेट। यही फास्फेट अगर अंदर होता संकुल के अंदर तो उसको हम बोलते फास्फेटो, लेकिन बाहर है तो सिर्फ क्या बोलेंगे, फास्फेट। तो यहां पर क्या हो गया, ये फास्फेट। अब इसकी आक्षीकरण संख्या निकालते हैं। ये एथिलीन डाइमीन उदासीन लिगेंड होता है, सल्फेट में ऋण 2 होते हैं और हाइड्रोजीनियम में धन 1 होते हैं। ठीक है, ये सूची से पता चलेगा आपको। तो यहां पर देखिए इसको हमने लिख लिया x धन करके, ये 0 है, 0 लिखने का कोई अभिप्राय नहीं होता आक्षीकरण संख्या निकालते समय। जो उदासीन लिगेंड होते हैं उसको ना लिखें। फिर सल्फेट में ऋण 2 है तो ऋण 2, फिर धन करके, हाइड्रोजीनियम में ऋण 1 है, ऋण 1, ये धन 1, और इसमें कितने हैं टोटल, 3 है तो गुणे कर दिए 3 बराबर संख्या कितने लिखी हुई है ऊपर आयनों की, 3 धन, तो धन 3। इसको हल कर लेते हैं, x ऋण 2 धन 3 बराबर धन 3, तो x ऋण 2 और धन 3 कितना हुआ, धन 1 बराबर धन 3, तो x बराबर धन 3 और ये उस पार गया तो हो गया ऋण 1, x बराबर कितना हो गया, धन 2। ठीक है, तो संख्या कितनी आई इसकी, आक्षीकरण संख्या 2, और इसको हम ऐसे यहाँ रोमन गिनती में इस तरह से लिख देते हैं। तो ये हो गया इसका उदाहरण। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बता दिया आपको कि अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो तो हम कैसे अल्फाबेट में करके उनका नामकरण करते हैं। इसके बाद अगला, यदि ऐसा लिखा हो कोई आयन लिखा हो, यौगिक न लिखकर कोई संकुल आयन लिखा हो, कॉम्प्लेक्स आयन का नामकरण करना है, तो इसमें क्या करते हैं, 2 भाग हैं, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। तो यहाँ पर लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बाद में लिखते हैं, ये तो बताया ही गया है। तो लिगेंड में 2 हैं तो लिख दिए डाई शायनो, और इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने जा रहे हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखते समय हम देखते हैं संकुल कैसा है। संकुल अगर धनावेशित होता या उदासीन होता तो हम सिर्फ लिखते सिल्वर, चूंकि एजी है, लेकिन अगर यहाँ पर ऋणावेशित है तो उसके लैटिन नाम के अंत में एट लगाएंगे, मतलब हो जाएगा अर्जेंटेट। तो यहाँ पर नाम हो गया डाइसायनो अर्जेंटेट। इसकी आक्षीकरण संख्या छोटे कोष्ठक में लिखेंगे। और एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पर अगर कोई आयन का नाम लिखने जा रहे हैं आप तो सबसे अंतिम में लिखेंगे आयन। आयन लिखना अनिवार्य है, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन। हम धनायन ऋणायन नहीं लिखते, लेकिन आयन जरूर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर डाइसायनो अर्जेंटेट आयन, इसकी आक्षीकरण संख्या निकाल लेते हैं। इसका मान लिए हमने x प्लस करके, साइनाइड में 1 ऋण होते हैं तो 1 ऋण है कितने टोटल, 2, तो 2 का गुणा कर लिए बराबर कितना हो गया, ऊपर कितने लिखे हैं ऋण, ऋण 2। जो इसके ऊपर लिखा होता है वो बराबर को उस पार लिख दिया जाता है। तो x ऋण 2 बराबर ऋण 2, x बराबर ऋण 2 धन 2, x बराबर 0। जो 0 है, 0 को भी यहाँ पर हम छोटे कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं। इस तरह से ये किसी आयन का नामकरण हो गया। ठीक है, सबका मैं एक एक उदाहरण हर तरह से बता दे रहा हूं आपको। ये किसी आयन का नामकरण हो गया। ठीक है, अगर कोई एक आयन और ले लेते हैं, इस तरह से एक धनायन का नाम बता देता हूं। यहां ये लिगेंड है, ये केंद्रीय धातु परमाणु, आपको पता है पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है। लिगेंड की संख्या सूचित की जाती है, मतलब टेट्रा एमीन। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर गोल्ड है। ठीक है, लेकिन संकुल कैसा है, धनावेशित, अर्थात गोल्ड को गोल्ड ही लिखेंगे। यदि संकुल होता है ऋणावेशित तो क्या लिखते हैं, उसमें हम उसका लैटिन नाम के अंत में 8 लिखते, मतलब R8 हो जाता। लेकिन यहाँ पर संकुल कैसा है, धनावेशित, इसलिए क्या हो गया
गोल्ड, और इसकी आक्षिकरण संख्या को यहां लिखकर, और आयन लिखना मत भूलना, आयन जरूर लिखना। तो यहां पर टेट्राएमीन गोल्ड, इसकी आक्षिकरण संख्या यहां पर हम निर्धारित कर देंगे। देखिए इसका मान लिया x, ये तो 0 ही है, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, करें भी तो प्लस, यहाँ पे 0 करके यहाँ 4 कर भी देंगे तो 0 ही आएगा। बराबर कितना हो गया 3 + 3, मतलब ये तो 0 ही है, तो x बराबर कितना हो गया +3, मतलब यहाँ पे थर्ड आयन। ठीक है, इस तरह से ये हो गया किसी भी धनायन का नामकरण। अब इसके बाद अगर मान लीजिए इस तरह लिखा है, ना तो ये धनायन है ना तो ये ऋणायन है, और ना ही इसके आगे कुछ है ना ही इसके पीछे कुछ है। अगर ऐसा कोई भाग लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम हेक्साएमीन, हेक्साएमीन पहले लिगेंड का नाम लिख दिए, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय देखते हैं संकुल कैसा, संकुल कैसा, उदासीन है, उदासीन है तो सीधे सीधे नाम लिखेंगे, यदि ऋणात्मक होता तो प्लेटिनेट करते। ठीक है, तो यहां पर हेक्साएमीन प्लेटिनम, और इसकी आक्षिकरण संख्या को हम छोटे कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। कैसे निकालेंगे, इसका मान लिए x, इसका हो गया +0, 0 में 6 का गुणा करें कोई मतलब नहीं है, बराबर कितना लिखा हुआ 0, x बराबर कितना आया 0, ये 0 हो गया। ये अगला उदाहरण हो गया। अगर किसी में कोई भी आयन नहीं लिखा हुआ है तब हम ऐसे नामकरण करते हैं। आगे कोई अगर ऐसा उदाहरण आ जाए जिसमें दो संकुल जुड़े हुए हों, देखिए एक ये भाग एक ये भाग, दोनों इकट्ठा हैं, अगर इनका नामकरण करना है तो हम पहले इसका नाम लिखते हैं, ये वाला भाग धन हो गया, ये वाला भाग ऋण हो गया। हाँ, इसमें हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि कितने धन और कितने ऋण है, केवल हम नामकरण की सुविधा के लिए धन और ऋण भाग बना लेते हैं। इस तरह से पहले इसका लिगेंड का नाम लिखेंगे तो होगा हेक्सा सायनो, और ये धनात्मक है चूंकि, तो लिगेंड यहाँ ये संकुल धनात्मक है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे तो सिर्फ लिखेंगे आयरन, अगर ऋणात्मक होता तो फिर ऐड करते। इसकी आक्षिकरण संख्या को हम छोटे कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, और अब इसका नाम लिखने जा रहे हैं तो क्या हो गया हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ कॉपर है लेकिन संकुल कैसा है ऋणात्मक, तो क्या लिखेंगे क्यूप्रेट, और इसकी आक्षिकरण संख्या को वहां छोटे कोष्ठक में लिखेंगे। अब आक्षिकरण संख्या कैसे निकालेंगे, इसका मान लिए x, ये साइनाइड, एक साइनाइड में कितने ऋण होते हैं, एक ऋण, तो 6 साइनाइड में 6 ऋण प्लस करके -6 इक्वल टू करना पड़ेगा आपको 0 ही, क्योंकि यहाँ पे धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर हमको पता नहीं है कि कितनी है। तो x बराबर कितना हो गया -6, मतलब यहाँ पे 6। इस वाले में कैसे करेंगे, इसका निकाल ले x + 0 है, 6 का गुणा किए इक्वल टू 0 ही करना पड़ेगा, x = 0, तो यहाँ पर आ गया 0। चूंकि ये उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड में 0 ही आएगा इसका, तो इस तरह इसका आ गया 0। तो अगर ऐसा कोई संकुल आ जाए जिसमें संकुल धनात्मक संकुल ऋणात्मक हो तो हम इस तरह से नामकरण लिख लेते हैं। अब देखिए उदाहरण एक यहां पर है, ये एक विशेष प्रकार के जटिल यौगिक होते हैं जो सेतुयुक्त संरचना वाले होते हैं। सेतु का मतलब होता है पुल के समान संरचना हो इनकी। जैसे देखिए ये, इसका नामकरण अगर करना है तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर कोबाल्ट है केंद्रीय धातु परमाणु, कोबाल्ट है केंद्रीय धातु परमाणु, और 2 बार है ये केंद्रीय धातु परमाणु 2 बार है, और यहाँ पुल के समान संरचना बनी हुई है, सेतुयुक्त संरचना बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए इसका नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर जो ये बीच में भाग लिखा होता है, ये बीच में भाग, यहां पर ये हाइड्रोक्सो है और ये इमिडो है, इनका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो
इनका नाम हम अल्फाबेट में ही करेंगे क्योंकि हाइड्रॉक्सो पहले आएगा और इमिडो बाद में आएगा। तो हाइड्रॉक्सो और इमिडो लिख लिए। तो म्यू अच्छा हाँ, इनकी संख्या सूचित करने के लिए हम म्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो म्यू हाइड्रॉक्सो म्यू इमिडो, म्यू हाइड्रॉक्सो म्यू इमिडो, बीच में जो संख्या आएगी उसको हम म्यू लिखते हैं, म्यू हाइड्रॉक्सो म्यू इमिडो। इसके बाद टेट्राकिस, क्योंकि एथिलीन डाइमीन कितने हैं 2 और यहाँ पर 2 4, यहाँ पे एथिलीन डाइमीन 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, 2 2 कितने हो गए 4। तो इसको क्या बोलेंगे टेट्राकिस। क्यों बोल रहे हैं टेट्रा, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी संख्या में ही गिनती आ रही है। एथिलीन डाइमीन, डाई शब्द आ रहा है इसलिए एथिलीन डाइमीन, ये यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टेट्राकिस शब्द लिखेंगे, एथिलीन डाइमीन। हाँ, इसकी संख्या मैंने बताया पहले, सबसे पहले नाम हम इस बीच वाले का लिखते हैं, म्यू हाइड्रॉक्सो म्यू इमिडो। इसके बाद ये बचा क्या टेट्राकिस एथिलीन डाइमीन। और डाई कोबाल्ट, कोबाल्ट कितने हैं 2 हैं, तो डाई कोबाल्ट और थर्ड आयन। थर्ड आयन कैसे आया, इसकी अक्षर संख्या निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूं। यहां पर चूंकि केंद्रीय धातु परमाणु कितने हैं 2, तो हमको लिखना पड़ेगा 2x। सब में हम x लिखते थे लेकिन इसमें क्या लिखेंगे 2x प्लस NH में 2 ऋण होते हैं, OH में 1 ऋण होता है, तो कितने हो गए टोटल, यहाँ पर 1 ऋण, इसमें 2 ऋण, तो कितने हो गए ऋण 3, ऋण 3 बराबर यहाँ कितना लिखा हुआ है धन 3। ये उदासीन होता है, ये उदासीन होता है, मतलब इसमें कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। तो इसमें ऋण 1 ऋण 2 बराबर हो गया ऋण 3 बराबर संकुल के ऊपर कितना लिखा धन 3, तो 2x ऋण 3 बराबर धन 3, 2x बराबर कितना हो गया धन 3 पक्षांतर किए, 2x बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर हो गया 3। इस तरह से 3 आया, ये थर्ड आयन, इसका नामकरण हो गया। ठीक है, ये सेतुयुक्त संरचना वाला है। दूसरा सेतुयुक्त संरचना वाला एक देखते हैं। एक यौगिक है यहाँ पर, इसमें कोबाल्ट के 2 परमाणु हैं और ये म्यू वाली संरचना बनी हुई है। म्यू मतलब बीच में सेतु वाली संरचना। तो यहाँ पर 2 हैं, एक है एमिडो और एक है नाइट्रो। इनमें हम अल्फाबेट में देखते हैं। तो एमिडो की स्पेलिंग ए से शुरू होती है, इसलिए हो गया म्यू एमिडो। इसकी संरचना में देखिए, ये NH2 क्या होता है एमिडो और NO2 क्या होता है नाइट्रो। तो ए के बाद N आता है, इसलिए एमिडो नाइट्रो, म्यू नाइट्रो। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एमीन कितने हैं 4 एमीन यहाँ है, 4 एमीन है यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए ऑक्टा एमीन, 8 एमीन हो गए ना, तो ऑक्टा एमीन। डाई कोबाल्ट, कोबाल्ट कितने हैं 1 और 1 2, तो डाई कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। ये नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट बाहर वाली की संख्या है, ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक। अभी हम पता कैसे करेंगे धनात्मक ऋणात्मक कैसे हैं। 1 नाइट्रेट में 1 ऋण, 4 नाइट्रेट में 4 ऋण, तो इसमें कितने हो गए 4 धन। ठीक है, 1 नाइट्रेट में 1 ऋण होता है, तो 4 नाइट्रेट में 4 ऋण, तो इसके साथ इसके धन पता कर ले कितने 4 धन। अब इसकी आक्षरिक संख्या कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट 2 हैं, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस NH2 1 ऋण और 1 ऋण, ये हो गए टोटल 2 ऋण। तो कितना हो गया 1 ऋण इसमें 1 ऋण इसमें, टोटल कितने हो गए 2 ऋण। तो ऋण 2 बराबर कितने धन लिखे हैं इसमें धन 4। ये तो उदासीन है, ये उदासीन है, अर्थात इससे कोई लिखने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हो गए 2x, x और x हो गए 2x, 2 केंद्रीय परमाणु है, ऋण 2 बराबर धन 4। कितने आवेश है यहाँ पे धन आवेश 4, तो कितना हो गया 2x ऋण 2 बराबर धन 4, 2x बराबर धन 4 धन 2, 2x बराबर कितना हो गया धन 6। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया धन 6/2, x बराबर कितना हो गया 3। आक्षरिक संख्या कितनी आ गई हमारी थर्ड, रोमन गिनती में हमने लिख दिया थर्ड। ठीक है, तो म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो ऑक्टामीन डाई कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, ये सेतुयुक्त संरचना वाला हो गया। मतलब पहले हम इनकी संरचनाओं का नाम लिखते हैं। सबसे पहले जो बीच में होती है सेतु वाली संरचना, यहाँ पर इनको हम म्यू से दर्शाते हैं, म्यू शब्द से। इनमें अल्फाबेट में देख लेते हैं। इसके बाद फिर बचे हुए लिगेंड लिखते हैं। ऑक्टामीन 4 एमीन जुड़ गए, ऑक्टामीन हो गया 8 हो गए। कोबाल्ट और कोबाल्ट, ये 2 कोबाल्ट हो गए, तो डाई कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। इसके बाद 2x करके आक्षरिक संख्या निकालना शुरू करेंगे, x बराबर जो आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से संकुल यौगिकों या उपसंयोजी यौगिकों के जितने प्रकार भी IUPAC से नामकरण हो सकते हैं
वो मैंने सब आपको बता दिया है, हर प्रकार के IUPAC नामकरण बता दिया है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं बनना है, केवल आपको प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस कैसे करना पड़ेगा, जो लिगेंड्स हैं, जो लिगेंड की सूची मैंने दिया है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और उसमें उसका स्क्रीनशॉट लेकर और जितने भी लिगेंड होंगे उनको रखकर अपने से यौगिक बनाने का प्रयास करिएगा। कुछ यौगिक अपने से बनाइए, कुछ बुक से देखकर और उदाहरण देखिए, और उदाहरण देखकर उनकी प्रैक्टिस करिए। जितने भी नियम मैंने बताए हैं इन्हीं नियम पर सारे नामकरण बन जाएंगे आपसे, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। यदि आपको यही पता नहीं होगा कि कौन सा लिगेंड कैसा है, धनावेशित है, ऋणावेशित है या उदासीन है, या कितने ऋण हैं, कितने धन है इसमें आवेश, तो किसी भी तरह की IUPAC नामकरण करते नहीं बन पाएगा। इसलिए उसकी प्रैक्टिस तो जरूरी है। अब केवल आपको क्लास में यहाँ पर मैं इतनी सारी प्रैक्टिस तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन फिर भी लगभग जितने प्रकार भी संभव थे IUPAC नामकरण मैंने हर तरह से बता दिया है। अब बार बार वीडियो देखकर और इसको समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से आप सबसे बनना चाहिए। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो IUPAC नामकरण का, तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने पर जो भी नए वीडियो आते जाएंगे वो आपको बार बार उसका मैसेज आएगा और आप वीडियो देख सकते हैं। लगभग 11th और 12th क्लास के बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स और बेसिक बायो के जितने भी वीडियो होंगे वो सब आपको अपलोड किए जाएंगे, जो आप उनको देखकर और समझ सकते हो। धन्यवाद।